हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ उमैर सिद्दीकी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज के मेरे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पे आप देखेंगे जनरल गैस इक्वेशन को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि किस तरीके से क्या इसकी स्टेटमेंट है और किस तरीके से इसको ड्राइव किया जाता है फॉर मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर डेंसिटी ऑल्सो। ठीक है, फिर इन द एंड देखेंगे, अगर टाइम होता तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा जिन बच्चों को मैं अभी बता रहा हूँ जनरल गैस इक्वेशन आती है तो बेटा वीडियो को फॉरवर्ड कर लो और आगे बढ़ के देख लो। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। ओके, जनरल गैस इक्वेशन का दूसरा नाम बेटा आइडियल गैस इक्वेशन भी है, तो इस तरीके से भी वो सवाल कर सकता है। सो बेसिकली दिस इक्वेशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये आपके पास चार चीज़ें लाजमी होंगी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिकॉज तीन बेसिक लॉज को मिलाने के बाद ये हमारी इक्वेशन बनती है, और उसमें ये तमाम चार चीज़ें हैं। तीन लॉज ने ये तीन चीज़ों की बात की, वॉल्यूम तीनों में सेम है। सो चार चीज़ें हो गई हमारे पास। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन कैन बी डिड्यूस और ड्राइव बाय कंबाइनिंग ऑल द थ्री गैस लॉज, एंड दीज लॉज आर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो बेटा सबसे पहले लॉ क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो बेटा मैंने आप बताया था ABC करके, लिंक मैं दे दूंगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को याद करने का तरीका। तो बेटा वो ट्रिक याद रखना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी बेटा ये वाला क्या होता है, इन्वर्सली। सो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो बेटा अगर हमारे पास प्रेशर की बात हो गई तो दो चीज़ें बचती हैं, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ये भी बता दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, सो वहाँ देख लेना। सो क्या है यहाँ पे बेटा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे हमारे पास, या मॉलिक्यूल्स हमारे पास कांस्टेंट होंगे। सो नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर विच इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने टेम्परेचर की बात कर ली, अब दो चीज़ें बच जाती हैं, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब एवोगैड्रो पे आते हैं। हमारे पास बेसिकली तीन लॉज कौन कौन से यूज होने वाले हैं, ABC लॉ, A फॉर एवोगैड्रो, B फॉर बॉयल्स एंड C फॉर चार्ल्स। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, V is directly proportional. V means volume is directly proportional to the number of molecules. So number of molecules की बात हो गई तो बकिया दो चीज़ें कौन सी बची, temperature and pressure. So these terms are kept constant. Now by combining these three laws, अब बेटा यहाँ पे याद रखना, बच्चा गलती करता है, कंपेयर नहीं है। अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो चीज़ सेम होती है बेटा, कंपेयर में जो चीज़ सेम होगी वो हमेशा ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर वॉल्यूम सेम है आपका पास, बेटा अगर वॉल्यूम आपके पास सेम है सो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, बट हमें ख़त्म नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन में सेम चीज़ एक दफ़ा लिखी जाती है। सो दीज वॉल्यूम्स आर टेकन टू बी एज वन। सो हमने यहाँ पे एक मरतबा V ले लिया। नाउ अब हमारे पास बेटा N हमारे पास ऊपर, टेम्परेचर ऊपर, तो हम इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जबकि प्रेशर को डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, ये वाला साइन हटता है बीच वाला, तो हमारे पास हमेशा इक्वल्स टू और कांस्टेंट आता है। सो हम यूज करते हैं इक्वल्स टू और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे यूनिट याद रखना, जूल पर मोल पर केल्विन। इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा आपकी कैलकुलेटर की बैक पे भी मौजूद होता है, ये चेक कर लेना आप। ठीक है, नाउ सो बाय रीअरेंजिंग दैम, अगर हम P को डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाती है द जनरल गैस इक्वेशन विच इज़ PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडियल गैस की इक्वेशन है। आइडियल गैस की वो गैस जो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम इसका थोड़ा सा R की वैल्यू निकालने देखते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए R की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बेटा अगर हमारे पास, हम अगर STP पे देखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, बट
प्रेशर हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो तो हमारे पास प्रेशर कितना होगा, बिकॉज बेटा एसटीपी पे हमारे पास 1 एटीएम होता है और 1 एटीएम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5. इट मीन्स कि 101,000, सो इट बिकम्स एक्सपोनेंट 5. ठीक है, तो और वॉल्यूम हम लें मीटर क्यूब में. बेटा एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है हम सबको पता है 22.4 डीएम क्यूब. सो हमने मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट किया, वो कन्वर्जन भी मैं पिन कर दूंगा, कन्वर्जन भी सिखा दिया. इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे कन्वर्जन. ठीक है, देख लेना अगर नहीं देखा हो तो, कोई मसला नहीं. यहाँ पे हमारे पास मोल्स किसने बेटा, हम एक मोल ले लेते हैं, एक के लिए काम करते हैं, एक मॉलिक्यूल हमने पकड़ लिया कोई सा भी. ठीक है, चलिए टेम्परेचर कितना बेटा सबको पता है 273 केल्विन, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो हमने यहाँ पे कितना लेना है 273 डिग्री केल्विन, सॉरी. और केल्विन में याद रखना कभी भी डिग्री नहीं लिखता. ठीक है, सिर्फ केल्विन एक वाहिद है अपना टेम्परेचर स्केल के जिसमें डिग्री नहीं लगता. नाउ बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, हम जब तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बेटा मैंने यहाँ से इस फॉर्मूले से आर को अकेला कर दिया. बेटा आर को अकेला करूँगा अगर एक साइड पे तो एन नीचे चले आएगा और टेम्परेचर नीचे चले जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा. सो नाउ आर इक्वल्स टू 1.01 एक्सपोनेंट, हमने पी की जगह पे ये वैल्यू रखी और वी की जगह पे ये वैल्यू रखी, एन की जगह पे ये, टेम्परेचर की जगह पे ये पुट करा, हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. अगर पेपर में कभी फंस जाओ तो बेटा सॉल्व कर लेना. ठीक है, सर ने ये भी सिखाया आपको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. जनरल गैसिफिकेशन हमारे पास हो गई. आई होप कि समझ में आई हो. एक बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना बेटा. जब भी लेक्चर सुनो करो ना तो पेपर या कोई कॉपी ले लिया करो, उसमें थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो, तो उसको इंशाल्लाह आप एक बार करोगे ना तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बता देता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर कि आपको कभी भूलने का मौका नहीं मिलेगा, तो रिवीजन का चक्कर तो ख़त्म हो जाएगा. चलो नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज़ डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन क्या होता है. अगर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तुम समझना चाहते हो तो सबसे पहले डिफ्यूजन तो समझो क्या होता है. सो बेटा डिफ्यूजन की टीचर एग्जाम्पल देता है. क्या देता है कि बेटा आपने एक बकेट ली फुल ऑफ वाटर, उसमें आप क्या करो, एक इंक का ड्रॉप गिरा दो. ड्रॉप गिराया, क्या होगा बेटा, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा. तो गोया उस इंक के मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने शुरू हो गए. तो बेटा ये सिंपल डिफ्यूजन है, इसको कहते हैं हम डिफ्यूजन. ठीक है, वो लिक्विड में डिफ्यूजन है बेटा, तीनों में होता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में डिफ्यूजन होता है. बेटा ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, चौक जो बोर्ड के अंदर घुस जाता है, जो इसको आप मिटा नहीं सकते, वो क्या होता है आपके पास सॉलिड का डिफ्यूजन. ये हमारे पास लिक्विड का डिफ्यूजन होता है इंक वाला, और एक होता है गैस का डिफ्यूजन. लाइक जो गैशियस परफ्यूम्स आते हैं, सेंट्स आते हैं, लिक्विड वाले नहीं, गैशियस वाले. ठीक है, सो तो बेटा बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है. इसकी डेफिनेशन क्या है, नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, या अगर गैस की टर्म में बात करें तो रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर कंसंट्रेशन और प्रेशर रीजन. बेटा जब लिक्विड के लिए बात करते हैं तो कंसंट्रेशन बात करते हैं, जब गैस के लिए बात करेंगे तो हमेशा प्रेशर की बात करेंगे. याद रखना मेरी ये बात. ठीक है, सो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर रीजन ऑफ प्रेशर. ठीक है, इसको याद रखना. सो अभी मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो चलें लिक्विड को देखते हैं. बेटा मैंने ये डाई जो लिखा है, डाई का मतलब होता है कलर. कोई कलर आप पिगमेंट डाल रहे हो वाटर में तो बेटा उसके कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कंसनट्रेटेड मॉलिक्यूल्स. तो जब हम बात करेंगे हायर कंसंट्रेशन की तो हमेशा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर. तो बेटा हायर वाला कौन है हमारे पास, ये है जिसकी क्वांटिटी कम है और जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जबकि लोअर कंसंट्रेशन रीजन ये है हमारे पास. ठीक है, सो हम जब इस मॉलिक्यूल्स को डालेंगे तो क्या मुझे बताओ, जब इंक का ड्रॉप डालते हो तो वो एक जगह रुक जाता है, नहीं रुकता, उसके मॉलिक्यूल्स फैलना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरीके से फैलते फैलते वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं और एक होमोजेनाइज मिक्सचर बना देते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली गैस टू गैस डिफ्यूजन जो होता है इसको भी हम डिफ्यूजन कहते हैं, बट उसमें हम प्रेशर की टर्म यूज़ करते हैं, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ अब आती है टर्म हमारे पास डिफ्यूजन और इफ्यूजन की. डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फ़र्क है बेटा, हमारे पास डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया. नाउ अब आते हैं इफ्यूजन पे. इफ्यूजन क्या होता है बेटा, इफ्यूजन भी एक तरीके का डिफ्यूजन है, बट ये डिफ्यूजन कैसा है कि ये बहुत ही स्मॉल होल से हो. अगर बहुत ही स्मॉल होल से डिफ्यूजन हो तो हमारे पास
ये कहा जाता है इफ्यूजन। इस टाइप के कैसा होल बेटा, होल होना चाहिए पिन होल। कैसा होना चाहिए, पिन होल, बहुत ही बारीक। सो देखते हैं बेटा, अगर तो मेरे पास ये दो, मेरे पास एक ये सिस्टम देखो, अगर मैं इसमें से पार्टीशन हटा दूं, यहाँ पे मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं, अगर ये पार्टीशन हटा दूं तो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर जाएंगे। तो बेटा गोया बड़े से होल में से, बड़ी जगह में से जो मूवमेंट हुई मॉलिक्यूल्स की, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं हम इसको, डिफ्यूजन। ठीक है, जबकि अगर यही छोटे से होल में से हो, लाइक दिस, अगर मैं इसी पार्टीशन में एक छोटा सा होल कर दूं बीच में, तो ये मेरे पास क्या होगा, इफ्यूजन। सॉरी नाउ, सो ये हमारे पास क्या होगा, इफ्यूजन। इफ्यूजन की एग्जांपल ऐसे है कि मेरे घर में बर्थडे सेरेमनी हुई थी, मैंने उसमें क्या किया, कुछ बलून्स को ब्लो अप किया। जब ब्लो अप कर दिया मैंने, तो मैंने उसको रेस्ट ऐसे छोड़ दिया फ्लोर पे। तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे एक ना एक बलून ऐसा लगता है कि जिसमें एयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बेटा उसकी वजह ये होती है कि कोई होल रह जाता है उसमें, या कोई ऐसी बारीक सी जगह जहाँ से वो एयर निकलती है। तो बेटा वो गैस निकल रही है ना, तो बिल्कुल बारीक होल से जो गैस निकलती है, उस डिफ्यूजन को, वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, उस एयर को हम कहते हैं बेसिकली इफ्यूजन। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इफ्यूजन। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बेसिक स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सो बेसिकली ग्राम्स लॉ सिर्फ डिफ्यूजन के लिए नहीं, ये दोनों के लिए, डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों के लिए। नाउ the rate of diffusion or effusion of gases are inversely proportional to the square root of the densities. Square root of the densities का inversely proportional. It means कि rate of diffusion अगर ज़्यादा होगा तो density कम होगी, अगर density कम होगी तो rate of diffusion ज़्यादा होना चाहिए। एक ज़्यादा दूसरा कम, तो ये क्या होता है बेटा, इन्वर्स रिलेशन। एक ज़्यादा दूसरा ज़्यादा, एक कम तो दूसरा कम, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। चलो, सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर विच इज रेट ऑफ डिफ्यूजन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। अगर होता तो हमारे पास ये कुछ ऐसे लिखा जाता। तो याद कर लो बेटा, ये जितनी बार गलती होगी तुम्हें याद रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, दो चीज़ें आएंगी, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। सो आ गया इक्वल्स टू और कांस्टेंट, के इज़ अवर कांस्टेंट। नाउ के 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 1/√d हो गया। नाउ अब ऐसे समझो बेटा, ये हमारे पास बेसिकली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड हो गया। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम बहुत सारे फार्मूलाज निकाल सकते हैं और बहुत से किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा लेट से मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसमें बीच में बेटा एक लगा है कॉर्क, सो दैट यहाँ की गैस इधर नहीं आ सकती और ये वाली गैस इधर नहीं आ सकती। बेटा ये दोनों डिफरेंट गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। नाउ अब जैसे ही मैंने ये कॉर्क को खोला तो बेटा ये दोनों एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अब इनके पाथ खुल गए। सो आप एक रियलाइज़ करो कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम अमाउंट में गई। देखो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं इसके मॉलिक्यूल्स रेड वाले, जबकि आपके ग्रीन वाले बहुत ज़्यादा चले गए। देखो हाइड्रोजन हल्की थी। ठीक है, खैर अभी हमें क्या समझना है कि ये मॉलिक्यूल्स जाने लगे। तो बेटा लेट से मेरे पास H2 क्या है, गैस 1, और हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन क्या है, गैस 2। तो चलिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, गैस 1 है तो बेटा रेट को R की जगह पे हम लिख देते हैं R1। ठीक है, और D डेंसिटी की जगह पे हम डेंसिटी 1 लिख देते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन की कोई अलग डेंसिटी होगी और ऑक्सीजन की अलग होगी, तो मैंने हाइड्रोजन की डेंसिटी को D1 ले लिया। सो फॉर्मूला विल बिकम R1 इक्वल्स टू K/√D1। नाउ अब गैस 2 के लिए बात करते हैं। ऑक्सीजन भी तो डिफ्यूज़ हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, एक जैसा रेट तो नहीं, तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला। इसके लिए R2 ले लेते हैं इक्वल्स टू, और डेंसिटी कितनी ले लेते हैं बेटा, D2। नाउ यहाँ पे हमने इसको दो नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कर देना है डिवाइड। ठीक है, हमें बेसिकली दो, अगर हमारे पास गैसेस गिवन हो तो हम
हम उसको कंपेयर करके कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इनका रेशियो लेना पड़ेगा। सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट R1 अपॉन R2। सो बेटा इसके नीचे हमने डिवाइड लगाया और ये चीज़ लिख दी, ठीक है ना। नाउ अब बेटा याद रखना मैथ का रूल है, नीचे वाला सबसे ऊपर, नीचे वाला सबसे ऊपर और आपस वाले एक दूसरे से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा, ये नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो k अंडर रूट D2 हो गया, और ये वाले आपस में तो क्या हो गया k अंडर रूट D1। नाउ ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सो बेटा इन दोनों में कोई चीज़ सेम, यस k सेम है बेटा, तो कैंसिल हो गया, ठीक है, k कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया अंडर रूट D2 अपॉन D1। बेटा अब हम इसको एक साथ अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये दोनों के साथ अंडर रूट था तो हमने एक साथ अंडर रूट में लिख दिया। बेसिकली ये तुम्हारा एक रिलेशन आ गया किससे, अगर तुम्हारे पास दो कोई भी गैसेस दी हुई हो और दोनों की डेंसिटीज पता हो तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अब लेट से तुम्हारे पास ऑक्सीजन का रेट पता था और दोनों की डेंसिटीज पता थी, तो तुम हाइड्रोजन का रेट निकाल सकते हो कि कितनी देर लगेगी या कितनी तेज़ी से ये डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप ऑक्सीजन के लिए भी काम कर सकते हो। नाउ अब बेटा अगर हमारे पास डेंसिटीज़ दोनों गिवन ना हो, आपके पास एक रेट दिया हुआ हो और इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो बेटा सबको पता होता है ना, पीरियोडिक टेबल तो सबके पास है, इसका दोनों का मॉलिक्यूलर मास हमें पता होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर मास के साथ इसका रिलेशन देखें तो हमें पता है, ग्राम्स ने भी बताया और बहुत लोगों ने बताया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। दैट इज मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इस बात को कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर डेंसिटी ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको मॉलिक्यूलर मास बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जहाँ जहाँ D वहाँ वहाँ M लिख दें। बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, तो जहाँ जहाँ D है अगर D2 है तो M2 हो जाएगा, अगर D1 है तो M1 हो जाएगा। तो हमने कर दिया D1 और M1, तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला निकल आया। अब कोई बच्चा बोले सर मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, लेकिन मुझे सर रेट नहीं पता, मुझे तो टाइम निकालना है, मुझे रेट नहीं टाइम निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो बेटा कैसे निकालोगे आप, इसका रिलेशन देखते हैं टाइम के साथ। सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू डिफ्यूज। नाउ अब क्या कहता है कि डिफ्यूजन का रेट, कितनी तेज़ी से आपकी गैस एक दूसरे गैस में डिफ्यूज़ हो रही है, मिल रही है, मूव कर रही है। तो बेटा जितनी तेज़ होगी उतना कम टाइम लगेगा, जितना रेट ज़्यादा होगा उतना टाइम कम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इट मीन्स उसका रेट उतना ही स्लो है। तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, इन्वर्स हैं, एक ज़्यादा तो दूसरा कम। ये ज़्यादा है तो बेटा टाइम कम होना चाहिए, अगर रेट कम है तो टाइम ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, आर रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R1 अपॉन R2, मैंने वही वाला इनिशियल वाला फॉर्मूला लिया। अगर R1 की जगह मैं लिख दूँ 1 अपॉन T, देखो ना हमारे पास रिलेशन है, सो मैं बोलूँगा 1 अपॉन T1 अपॉन 1 अपॉन T2, ठीक है, इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया ये। सो इट विल बिकम, अगर मैं वही वाला अपना मैथ का रूल लूँ कि सबसे नीचे वाला ऊपर और ये वाले आपस में, सो ये क्या बन जाएगा, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1, ठीक है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर हमें एक का टाइम पता हो, इतना टाइम लगा डिफ्यूज़ होने में, और डेंसिटी पता हो, या फिर आप कह सकते हो बेटा मॉलिक्यूलर मास पता हो। सिमिलरली D2 की जगह हम M2 लिख सकते हैं ना भाई, फिर पहले प्रूफ कर चुके थे। सो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सो मैं न्यूमेरिकल्स को अपने दूसरे लेक्चर में रख देता हूँ, ठीक है, उसका भी लिंक दे दूँगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको समझ में आया देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक, ठीक है, और अपनी तैयारी पूरी अच्छी रखो, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।